हेलो, वेलकम बैक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक जनरल रूल डिफाइन किया था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोई एक फंक्शन दे रखी हो जब एक्स रैशनल से बिलोंग करता है और कोई दूसरा फंक्शन दे रखी हो जब एक्स इरेशनल से बिलोंग करता है। और उसका हमने डिफाइन किया था कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ़ एंड ओनली इफ जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों की लिमिट इक्वल हो। उम्मीद करता हूँ आपने आपने इसको प्रूफ कर लिया होगा। अगर आप इसका प्रूफ नहीं कर पाए तो जस्ट कमेंट मी, आई विल शो यू द प्रूफ। और फिर उसके बाद हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस भी दिए थे, वो 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क थे। अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे पीरियोडिक फंक्शन और मोनोटोनिक फंक्शन और लिमिट एंड मोनोटोनिक फंक्शन के बीच में रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? सो पीरियोडिक फंक्शन देखो एक्चुअली होता क्या है कि लेट एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू आर। कोई भी फंक्शन है, ए से बी तक कोई भी फंक्शन होता है। हमने उसकी जो कोडोमेन थी उसको एक्सटेंड कर दिया, आर तक ले लिया, ठीक है। ए उसकी डोमेन दे रखी है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे पीरियोडिक है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ there exists alpha belonging to R star such that for all x belonging to A, x plus alpha also belongs to A, and f of x is equal to f of x plus alpha। या फिर इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक्चुअली पीरियोडिक होता क्या है, कुछ एक इंटरवल के बाद जब फंक्शन की वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देती हैं, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन दोबारा से आने लगता है जैसा पीछे आ चुका, तो हम उस फंक्शन को पीरियोडिक कहते हैं। एफ कोई भी फंक्शन था ए से आर तक, अगर एक नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि ए के हर एक एलिमेंट के अंदर वो रियल नंबर ऐड करो तो दोबारा से ए का एलिमेंट ही आए, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए वी हैव एक्स प्लस एल्फा आल्सो बिलोंगिंग टू ए। ये कंडीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्स प्लस एल्फा पे मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं दोबारा से, और फंक्शन सिर्फ ए के एलिमेंट्स पे डिफाइन है, ठीक है। और रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। यानी कि x प्लस एल्फा तक तो कुछ वैल्यूज चलेंगी, लेकिन x प्लस एल्फा के बाद दोबारा से वैल्यूज रिपीट होने लग जाएंगी एफ ऑफ एक्स की। देन एल्फा इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन f। यहां पे एल्फा जो है ये फंक्शन f का पीरियड है। एक तो पीरियड है, एक फंडामेंटल पीरियड होता है। फंडामेंटल पीरियड देखो अब क्या होता है, if f from A to R is periodic function, then smallest positive t, that is t is greater than 0, where t जो है बिलोंग्स टू आर स्टार, या फिर इसको जनरल या फिर इसको हम सीधा कह सकते हैं कि टी बिलोंगिंग टू आर प्लस, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एंड एक्स प्लस टी बिलोंगिंग टू ए। वो जो वैल्यू हम ऐड करते हैं, जिस वैल्यू के बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है, उसको हम पीरियड कहते हैं। और स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फंक्शन हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी,
फ्रॉम आर टू आर। यहाँ पे सी जो है कोई भी फिक्स कांस्टेंट है, फिक्स रियल नंबर है। ये क्या करता है, हर एक रियल नंबर को एक फिक्स कांस्टेंट में मैप कर देता है। तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? ऑब्वियसली इट इज पीरियोडिक फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर स्टार, x प्लस अल्फा बिलोंग्स टू आर इफ x बिलोंग्स टू आर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि ए के हर एक में एलिमेंट में जब मैं ये अल्फा ऐड करूं तो दोबारा से ए का ही एलिमेंट आए। तो ए का ए हम क्या लेके चले हैं, आर लेके चले हैं, तो रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर ऐड कर दोगे तो वो दोबारा से रियल नंबर ही तो आएगा। नॉन जीरो लेना होता है हमें, तो नॉन जीरो ही एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा क्या आएगा, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज एल्फा इज पीरियड of f and f is periodic function, but we can't say that this is the fundamental period of f, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव नंबर विच गिव्स दिस कंडीशन। तो सारे रियल नंबर्स में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फाइंड करना है हमें, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव तो फाइंड कर ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे जीरो है, इस साइड इन्फिनिटी है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स में अगर आप स्मॉलेस्ट फाइंड करना चाहोगे तो हम टेंड कर रहे हैं जीरो की तरफ, ठीक है। तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हमें जो है टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो फाइंड करनी होती है, और ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर वी कैन नॉट फाइंड, सो फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड of f here does not exist. Now let us do another example. F of x is equal to sin x, that is also from r to r. क्या ये पीरियोडिक है? अभी देख लेते हैं पीरियोडिक है कि नहीं। We all know that sine of x plus 2 pi is sine of x. In fact, sine of 2n pi plus x is also sine of x. और ये हमें पता कैसे चला, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इस साइड भी ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई, इस साइड -2 पाई। 0 से 2 पाई तक ग्राफ की शेप इस तरह से थी, जैसे ही 2 पाई से 4 पाई तक गए फिर से वही शेप आ गई। दैट मीन्स सेम वैल्यूज दे रहा है, y की सेम वैल्यूज दोबारा से रिपीट करने लगी और सेम ऑर्डर में रिपीट कर रही है। दैट मीन्स 2 पाई तक जो जैसा ग्राफ था बिल्कुल वैसा ही 2 पाई से 4 पाई तक है, बिल्कुल वैसा ही 4 पाई से 6 पाई तक है, और बिल्कुल वैसा ही -2 पाई से 0 तक है, बिल्कुल वैसा ही -4 पाई से -2 पाई तक है। तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू f ऑफ x वेयर n बिलोंगिंग टू z। एंड ऑब्वियसली x कोई रियल नंबर है, उसमें जब मैं 2n पाई ऐड करूँ तो वो रियल नंबर ही आएगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, विच इंप्लाइज f इज पीरियोडिक। बट व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ f? फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव अल्फा, जिसको हम कैपिटल टी का नाम देते हैं। तो इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो तो पुट करने से रहा, जीरो तो पॉजिटिव देगा नहीं, नेगेटिव पुट कर दूंगा तो नेगेटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव स्मॉलेस्ट के लिए 2 पाई लेना पड़ेगा ना। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा इसका, फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
let us say f of x is equal to fractional part of x which is also from R to R। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम कई बार कर चुके। इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का होता था, 0, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3। फंक्शन का ग्राफ इस तरह से था। ठीक है, ये 0, ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं ये इंक्लूड होते हैं, ये वाले पॉइंट एक्सक्लूड होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में कभी भी 1 नहीं आता। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली है क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x। सो नाउ ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, ग्राफ से पता चल रहा है। पहली बात तो यहां तक जैसा ग्राफ है, माइनस ये क्या है, -1 है, ये -2 है। -2 से -1 तक जैसा ग्राफ है बिल्कुल वैसा ही -1 से 0 तक है, बिल्कुल वैसा ही 0 से 1 तक, बिल्कुल वैसा ही 1 से 2 तक, ऐसे टू सो चलता जाएगा। दैट मीन्स f of x प्लस n इज इक्वल टू f of x। अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाता हूं रियल लाइन पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये आएगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या, -2 और 1 के बीच की डिस्टेंस 1 है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे पॉइंट उठाता हूँ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, 1 ही होगी। भाई मान लिया ये x था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ले लिया x प्लस 1, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 है, दोनों पॉइंट इन लाइंस के ऊपर, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच का, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही होती है कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। जैसे जैसे 4 पॉइंट्स को सेम अगर मूवमेंट देंगे पॉइंट्स को, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस 1 है, दैट मीन्स 1 डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट करने लग गया, वैल्यू रिपीट करने लगी फंक्शन की। बिल्कुल सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी जब यहाँ पे x प्लस 2 लूँगा मैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है, ग्राफ से भी पता चल रही है और वैसे ही पता चल रही है। नाउ स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, नेगेटिव नहीं ले सकता, 1 ही लेनी पड़ेगी। तो इसका पीरियड तो क्या हो जाएगा, पीरियड तो फंक्शन का n हो जाएगा, जहाँ पे n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी n ले लो, n 1 2 3 0 -1 -5 n एक्सेट्रा। बट f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x आ रहा है, और 1 सच पॉजिटिव स्मॉलेस्ट रियल नंबर है, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा इसका, ऑफ f इज 1। ओके, तो हमने देखा कि फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट ना भी करे। क्या सिर्फ इसी केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा कि फंक्शन कांस्टेंट है तब? क्या हर नॉन कांस्टेंट फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन का, हर नॉन कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन का क्या हमेशा ही फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। इसका एक एग्जांपल करते हैं हम। Let us say f of x is equal to 1 if x belongs to rational numbers and 0 if x belongs to irrational numbers. Now, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? चलो ये भी मैंने डिफाइन किया है, फंक्शन r से r तक। तो पीरियोडिक है कि नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, मैं ऐसा अल्फा फाइंड करता हूं कि f ऑफ x प्लस अल्फा दोबारा से f ऑफ x आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाउ चलो मान लिया अल्फा बिलोंग्स टू q स्टार, देन x बिलोंगिंग टू q will imply x plus alpha belongs to q, क्योंकि ये कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, x कोई भी रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे दोबारा से रैशनल नंबर बनेगा, बिकॉज रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो एडिशन में ग्रुप बनाता है, तो 2 रैशनल नंबर का सम दोबारा से रैशनल नंबर आएगा। क्या मैं इसका कन्वर्स भी कह सकता हूं कि अल्फा कोई रैशनल नंबर था, ये कोई रैशनल नंबर था, दोनों का डिफरेंस भी रैशनल नंबर होगा, फिर तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा दोबारा से x आ जाएगा, x विल आल्सो बी रैशनल नंबर, कन्वर्स भी ट्रू है। दैट मीन्स ये क्या आ गया,
इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ गई। अगर यहां से इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो P इंप्लाइज Q, दैट मीन्स नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। और यहां से अगर मैं कहूं P इंप्लाइज Q, दैट मीन्स नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, X बिलोंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट। Q में बिलोंग नहीं करेगा तो Q कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। इफ एंड ओनली इफ X प्लस एल्फा बिलोंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे मैं रैशनल की बजाय इरेशनल लेता तो ये सारी बातें नहीं कह सकता, क्योंकि इरेशनल ले रहा हूँ और ये रैशनल है, तो इरेशनल और रैशनल का सम जरूरी नहीं है कि रैशनल ही आए, वो इरेशनल भी आता है। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा की वैल्यू 1 होगी अगर एक्स प्लस एल्फा रैशनल से बिलोंग करेगा तो, और ये 0 होगी अगर एक्स प्लस एल्फा इरेशनल से बिलोंग करेगा तो। और एक्स प्लस एल्फा रैशनल से बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ एक्स रैशनल से बिलोंग करता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स बिलोंगिंग टू रैशनल्स। एक्स प्लस एल्फा इरेशनल से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस एल्फा, सॉरी इफ एंड ओनली इफ एक्स इरेशनल से बिलोंग करेगा यहां से, तो यहां पे एक्स प्लस एल्फा की बजाय मैं सीधा एक्स लिख सकता हूं। और ये जो वैल्यू है ये गिवन वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा के बराबर आया। और यहाँ पे एल्फा क्या है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ही है, नॉन जीरो रैशनल नंबर जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर तो होते ही हैं। दैट मीन्स द फंक्शन इज पीरियोडिक एंड एल्फा इज पीरियड। फंक्शन तो पीरियोडिक है, लेकिन क्या हम यहां से इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड कर सकते हैं? फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव एल्फा। तो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर फाइंड करना चाहता हूं, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर तो फाइंड नहीं कर सकते जब पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पे 0 है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स रखे हुए हैं काउंटेबली। छोटे रैशनल नंबर की तरफ जा रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्मॉलेस्ट करते करते कहाँ पे पहुँचेंगे, 0 तक पहुँचेंगे, लेकिन 0 तो पॉजिटिव होता ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन पीरियोडिक है, कॉन्स्टेंट भी फंक्शन भी नहीं है। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, जो हर जगह पे सेम रहे, ये चेंज हो रहा है। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट, पीरियोडिक फंक्शन, बट स्टिल द फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल फंक्शन पीरियोडिक है और फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करा तो फंक्शन कॉन्स्टेंट ही होगा, जरूरी नहीं वो कॉन्स्टेंट हो। देखो कॉन्स्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर एक थ्योरम करते हैं, बट उससे पहले हम डिफाइन करते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी क्या होती है। नाउ व्हाट इज लिमिट एट इन्फिनिटी? सिमिलरली आप लिमिट एट माइनस इन्फिनिटी भी डिफाइन कर सकते हो। नाउ लेट एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, then we say that limit x tends to infinity f of x is L if and only if। नाम से पता चल रहा है जैसे जैसे x इन्फिनिटी के पास जाएगा तो f of x किसके पास जाएगा, तो f of x अगर मैं L के पास लेके जा रहा हूं दैट मीन्स f of x और L के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो रही है। मतलब जितना चाहूं उतना स्मॉल कर सकता हूं इनके बीच की डिस्टेंस को। That is for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0। कब स्मॉल कर सकता हूं, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो डेल्टा की जगह पे मैं m लेके चलूंगा अगर इन्फिनिटी के पास जा रहे हैं तो। देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू r, या फिर r पॉजिटिव भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, सच दैट मोड ऑफ f of x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन इफ x is greater than m। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, x इन्फिनिटी के पास जाएगा तो f of x L के पास जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। कब स्मॉल हो जाएगी बहुत ज्यादा, जब x बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कितनी छोटी होगी इनके बीच की डिस्टेंस, जितना बड़ा x होगा। तो मैं इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जितनी चाहूं उतना छोटा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे x को जितना चाहूं उतना बड़ा करना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन, कितना ही एप्सिलॉन चूज कर लो मैं उससे छोटी डिस्टेंस कर सकता हूं। दैट मीन्स जितना चाहूं उतना छोटा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए x जितना चाहूं उतना बड़ा होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट हम m बिलोंगिंग टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन m। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, लेकिन
अगर आपको जनरली देखना है एक्चुअली हो क्या रहा है, तो बस इतना देख लो कि जैसे जैसे x बड़ा होता जा रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ ऑफ एक्स डिफाइन करता हूँ 1/x इफ x इज नॉन ज़ीरो एंड 0 इफ x इज 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 0 है। 1/x का ग्राफ हम कर चुके, 1/x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से जाता है। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, देखो ग्राफ ऐसे लेके जा रहा है, तो y की वैल्यूज कहाँ जा रही है, 0 के पास, y मीन्स एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स 0 के पास जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स विल बी 0। बिल्कुल सेम आपको माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट डिफाइन करनी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन m आ जाएगा। ठीक है, x को जितना चाहिए उतना छोटा कर, मतलब एफ ऑफ एक्स और l के बीच की डिस्टेंस जितना चाहूँ उतना छोटा कर सकता हूँ, अगर मैं x को जितना चाहूँ उतना छोटा कर सकूँ तब। ठीक है, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा जब x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी होगा, तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है यहाँ से इस ग्राफ के थ्रू, तो माइनस इन्फिनिटी वाली लिमिट भी 0 ही आएगी। अब एक थ्योरम करते हैं, बहुत ही अच्छी थ्योरम है ये, इंपॉर्टेंट भी है। लेट f be any function from R to R, be any, in fact it is periodic function, be any periodic function, and limit x tends to infinity f of x exist, that is equal to a। अगर एग्जिस्ट करेगी तो किसी ना किसी नंबर के तो इक्वल होगी ना, हे मान लिया हमने वो। भाई कोई भी पीरियोडिक फंक्शन की अगर इन्फिनिटी में लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब वो फंक्शन पक्का कांस्टेंट ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे ही अगर माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो भी हम यही कहेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट है। प्रूफ करते हैं इसका, प्रूफ हम कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। चलो मैंने मान लिया कि ये दोनों बातें तो हैं बट ये कांस्टेंट नहीं आ रहा, फिर भी इफ पॉसिबल लेट एफ ऑफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जो हर वैल्यू को, डोमेन के हर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एलिमेंट में मैप करे, कोडोमेन के। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी कम से कम 2 पॉइंट्स पे। तो भाई अगर कांस्टेंट होता तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आती, वो कांस्टेंट वैल्यू पक्का यही आती, क्योंकि अगर कांस्टेंट फंक्शन है दैट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। एक्स को चाहे कुछ पुट कर लो फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहती है, तो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू वो फिक्स आएगी, तो वो ए ही आती जो लिमिट एग्जिस्ट करती हुई दे रखी है वो। दैट मीन्स अगर फंक्शन कांस्टेंट होता फंक्शन ए के ही बराबर होता। अब मैं मान के चला हूं फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो यानी कि एक पॉइंट तो ऐसा होगा डोमेन का जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ए के बराबर नहीं है, विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन आर सच दैट एफ ऑफ एल्फा इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, इस बात का हमने यूज कर लिया। नोट को देखो, जो हमने कंट्राडिक्शन में मानना है उसको, उस बात का मैंने यूज कर लिया, उससे क्या आया। इन दोनों बातों का यूज करते हैं। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो क्या होगा, जरूरी नहीं फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट करे, लेकिन पीरियड तो एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू आर स्टार, लिया मैंने, आर पॉजिटिव नहीं लिया, आर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू f of x for all x belongs to R and x plus t obviously belongs to R। ठीक है, सेकंड बात का यूज करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एक इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x is equal to a। that means by definition for all epsilon greater than 0
देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू r सच दैट मोड ऑफ f ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x इज ग्रेटर देन m। दैट मीन्स वे सारे रियल नंबर जो कैपिटल M से बड़े हैं उन सब की फंक्शनल वैल्यू की डिस्टेंस a से वेरी स्मॉल हो जाएगी, वो डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम रहेगी फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एप्सिलॉन लिया हमने। ओके, सो नाउ m कोई रियल नंबर है, अल्फा भी एक रियल नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस भी रियल नंबर होगा, और ये t भी एक रियल नंबर है तो ये भी एक रियल नंबर होगा। अब मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो क्या ये रियल नंबर है कोई भी? ऑब्वियसली इट इज़ ए रियल नंबर, और ये हमें पता है कि हर एक रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट वो n जो है वो इस रियल नंबर से बड़ा होगा, n इज ग्रेटर देन m माइनस एल्फा बाई टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, एन टी इज ग्रेटर देन एम माइनस एल्फा विच इम्प्लाइज एल्फा प्लस एन टी इज ग्रेटर देन एम। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये देखो, ये मैं क्यों लेके आया हूँ, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो भी एक्स एम से बड़ा होगा उसकी फंक्शनल इमेज की डिस्टेंस ए से वेरी स्मॉल हो जाएगी। दैट मीन्स एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर जैसे ही मैं फंक्शन लगाऊंगा तो एफ ऑफ एल्फा प्लस एन टी दोबारा से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एल्फा ही आ जाएगा, बिकॉज टी क्या था, इसका पीरियड था। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी विच इज अगेन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, टी को कितनी बार ऐड करो दोबारा एफ ऑफ एक्स आता रहेगा। तो इस वाली बात का यूज करते हुए अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ और इसको अगर मैं कोई भी पॉइंट एक्स नोट नाम देता हूँ, तो जो भी एक्स एम से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स नोट, तो एफ ऑफ एक्स नोट माइनस ए मोड इज लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज एक्स ग्रेटर देन एम, एक्स नोट ग्रेटर देन एम। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एफ ऑफ एल्फा प्लस एन टी माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन विच इंप्लाइज मोड ऑफ एफ ऑफ एल्फा माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ओके, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और ये जो बात चल रही है सारी की सारी फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चल रही है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए बात चल रही है ना, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, एप्सिलॉन इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसके लिए बात चल रही है, तो क्या ये इसके लिए ट्रू नहीं हो जाएगा? बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल, सॉरी ये मैंने इक्वल गलत लिख रखा है, यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है ना, नॉट इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 तो है नहीं, और मोड लगा दिया, दैट मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी 2 से डिवाइड करता हूँ तो ही पॉजिटिव रहेगा। ये ग्रेटर देन 0 है, और ये फॉर ऑल एप्सिलॉन लिख रखा है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, बट ये तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि अगर मैं एप्सिलॉन की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो इससे क्या आएगा, कोई भी नंबर खुद के आधे से भी कम हो गया, या फिर इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 1 इज लेस देन 1/2, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, यहां से कंट्राडिक्शन मिल रहा है हमें। दैट मीन्स देयर मस्ट हैव बीन सम मिस्टेक इन द प्रोसेस, और वो मिस्टेक कुछ और नहीं, ये वाली मिस्टेक ही है जो हमने मान के चले थे कि फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन हमेशा ही कॉन्स्टेंट होगा। सिमिलरली आप एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी के लिए प्रूव कर सकते हो। इसको जल्दी से समराइज करता हूँ, शॉर्ट वे में बताता हूँ क्या किया हमने। थ्योरम है कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है और इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन को कॉन्स्टेंट ही होना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि फंक्शन पीरियोडिक था, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही थी, लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो भी फंक्शन पीरियोडिक था तो ऐसा हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ऐसा हो गया, और फिर भी कॉन्स्टेंट नहीं है, दैट मीन्स किसी ना किसी एक पॉइंट पे वो ए के बराबर नहीं होगा। ए के बराबर क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट होता वो कॉन्स्टेंट ए ही होना पड़ता, एक्स कुछ भी वेरी करता रहे कॉन्स्टेंट वैल्यू आती ना फिर। ओके, यहां तक तो कुछ भी नहीं, जो दे रखा था उसी से निकल के आया है। यहां से हम सारा काम करने लगे। यहां से मैंने क्या लिया, एम कोई भी रियल नंबर है, एल्फा कोई भी रियल नंबर है, और टी भी कोई भी रियल नंबर है।
तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में कोई रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर आ गया। हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर होता है, तो n बड़ा हो गया इससे, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो जो जो रियल नंबर m से बड़े हैं उनकी फंक्शनल इमेज की डिस्टेंस a से वेरी स्मॉल हो जाती है। तो ये है m से बड़ा, तो इसकी फंक्शनल इमेज की डिस्टेंस a से वेरी स्मॉल हो जाएगी। ये किसके बराबर है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स, एक्स होता तो एक्स आता, एल्फा है तो एल्फा है, एफ ऑफ एल्फा आ गया। तो एफ ऑफ एल्फा की ए से डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ गई। फॉर ऑल एप्सिलॉन है यहाँ पे, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन है तो वो फॉर ऑल एप्सिलॉन में ये पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल तो है नहीं। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो नहीं आएगा वो, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं। तो पॉजिटिव रियल नंबर डिवाइडेड बाई 2 अगेन है पॉजिटिव रियल नंबर, और ये फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये वाली वैल्यू भी ले सकता हूँ मैं एप्सिलॉन की यहाँ पे। तो कोई भी नंबर खुद के आधे से कम कैसे हो सकता है, कंट्राडिक्शन। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये वाली बात हम गलत मान के चले हैं। दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्स्टेंट। तो अब हम मोनोटोनिक फंक्शन और उसकी लिमिट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली। मोनोटोनिक फंक्शन और उसके लिमिट्स के बीच में रिलेशन, या फिर मोनोटोनिक फंक्शन का क्या बिहेवियर रहता है रिमाइन इंटीग्रेबल फंक्शंस के केस में, या फिर मोनोटोनिक फंक्शन और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के केस में। मतलब ये सारी जो बातें हैं आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में ही। मान लिया कि f कोई भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से r तक, लेट दिस बी एनी मोनोटोनिक फंक्शन। इसके 4-5 रिजल्ट हैं, चारों 5 रिजल्ट हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट है कि अगर किसी इंटीरियर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो वो इंटीरियर पॉइंट पे जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल होगी उसकी। दैट मीन्स फर्स्ट है इफ x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। ओपन इंटरवल a टू b लूंगा तभी तो इंटीरियर पॉइंट बनेगा, क्लोज ले लूंगा तो एक इक्वल जब x आएगा तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। सच दैट लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f of x exist। That implies the limit x tends to x naught f of x is nothing but equal to f of x naught। वो डायरेक्ट वैल्यू के बराबर होगा। और जब भी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, और अच्छे से हम करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के केस में। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप ये ध्यान रखो कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से आर तक और किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करगी इंटीरियर पॉइंट पे, दैट मीन्स ए और बी को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करगी, तो वो लिमिट कुछ और नहीं उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू के इक्वल आएगी। ठीक है, अभी आप ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो लिख लो, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इफ f be any monotonic function from close interval a b to r such that limit of f at any interior point exist, then the function is continuous at that point, and converse is also true। That means limit at the interior point exist if and only if function is continuous at that interior point। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शन के केस में। अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। उसका काउंटर एग्जांपल आप लिख सकते हो, f of x इज इक्वल टू x साइन 1/x if x is not 0, if x is 0 let it be 1। ठीक है, और फंक्शन हमने ले लिया r से r तक। यहां पे आप क्लोज इंटरवल a b की जगह पे r भी ले सकते हो, दोनों के लिए ट्रू है ये। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिमिट चेक करता हूं 0 पे, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x क्या आएगी, यहां पे x टेंड टू 0 लिमिट अप्रोच कराएंगे, ये x टेंड टू 0 होगा, इसमें भी x टेंड टू 0 होगा, इसमें x
कोई भी वैल्यू को अप्रोच करे लेकिन साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, और यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू विच इज़ बिटवीन -1 to 1, तो ओवरऑल ये 0 आएगा, तो ये लिमिट तो 0 हो जाएगी। लेकिन एफ एट 0 कितना दे रखा है, वो 1 दे रखा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए ना, ये एफ एट 0 के इक्वल नहीं आया। इंटीरियर पॉइंट 0 है, इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट ये पूरा खुद ही होता है, तो 0 इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो जिस इंटीरियर पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो लिमिट उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू के बराबर तो नहीं है ना, वो वैल्यू तो 1 दे रखी थी। ऐसा क्यों? बिकॉज फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक। अगर फंक्शन मोनोटोनिक होता तो ये पक्का इक्वल आते। अब इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ इज वेरी सिंपल। देखो क्या लेके चल पड़े, सिर्फ डेफिनेशंस का यूज करेंगे, कुछ अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे हम, ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो फंक्शन मोनोटोनिक दे रखा है, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कोई भी एक केस मान के चल पड़ते हैं, मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए कर रहा हूं, सेम आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए करना है। लेट एफ बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और ये तो दे ही रखा है ए बी से आर तक। और क्या दे रखा है, एक्स नोट बिलोंगिंग टू ए बी such that limit x tends to x naught f of x exist। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब किसी ना किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होगी, तो मैंने मान लिया l से। ठीक है, अभी तक सिर्फ वो लिखा है जो दे रखा था। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus l का मोड less than epsilon if x नोट पॉइंट के ऊपर चेक करें ना, तो f of, हाँ बिल्कुल, f of x minus l का मोड less than epsilon if x belongs to x नोट minus delta to x नोट प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन, लिमिट की डेफिनेशन कर चुके हैं पहले, इंटरसेक्शन डोमेन, डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी, इंटरवल ए बी माइनस एक्स नोट। ठीक है, ओके। सो क्योंकि ये दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दोनों के लिए का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक्स नोट है, यहाँ पे एक्स नोट माइनस डेल्टा है, यहाँ पे एक्स नोट प्लस डेल्टा है, तो इस इंटरवल के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस इंटरवल के लिए सेटिस्फाई, यहाँ पे क्लोज भी ले सकते हो आप, दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नोट माइनस डेल्टा टू एक्स नोट इंटरसेक्शन ए बी, भाई इंटीरियर पॉइंट लेके चलाऊं ना, तो क्लोज इंटरवल लिखूं चाहे ओपन इंटरवल लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए तो मैं उठा ही नहीं सकता। माइनस एक्स नोट विल इंप्लाई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। यहां से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहती है जब जब एक्स की वैल्यू ये है, तो इसका यहाँ पे जब एक्स यहाँ से इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू एक्स नोट से कम है एंड एक्स इज लेस देन एक्स नोट, और फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लेके चल पड़े क्या? कोई नहीं, डिक्रीजिंग लेके चल पड़ता हूं मैं, इंक्रीजिंग के लिए आप कर लेना। अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो एक्स लेस देन एक्स नोट, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट, ये आ जाएगा यहां से। अभी देखो एफ ऑफ एक्स जो है उसका अपर बाउंड है एल प्लस एप्सिलॉन, तो इससे बड़ी वाली वैल्यू होगी एल प्लस एप्सिलॉन, ये उससे छोटा है और ये उससे भी लेस देन इक्वल टू है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से एफ ऑफ एक्स नोट इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, बिकॉज एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स लेस देन
एल प्लस एप्सिलॉन है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली अगर x बिलोंग करता x नोट से x नोट प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए बी माइनस एक्स नोट, तो तब भी यही आता सेम, क्योंकि लिमिट तो इसी के पास जा रही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। और भी आपको पता है अगर एग्जिस्ट करे तो दोनों इक्वल होती है, दोनों में एल ही आएगा। एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स, छोटा होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। और यहाँ पे देखना अगर एक्स इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स एक्स बड़ा होगा एक्स नोट से, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नोट। और फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट। बड़े वाले पे छोटी वैल्यू देगा, छोटे वाले पे बड़ी वैल्यू देगा। नाउ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट, और एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है एल माइनस एप्सिलॉन, तो ये भी एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स नोट इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। इन दोनों से हमें क्या मिला, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स नोट और छोटा होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और ये कब आया है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स अगर इस इंटरवल में बिलोंग करता हो और इस इंटरवल में बिलोंग करता हो, यानी कि इस इंटरवल में बिलोंग करता हो, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स नोट माइनस डेल्टा टू एक्स नोट प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए बी माइनस एक्स नोट। और ये डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सच डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस। सो ये जो डेफिनेशन है ये क्या है, लिमिट की तो डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स नोट एल के पास जा रहा है जब ऐसा हो रहा है तो। लेकिन ऐसा होने से क्या था, एफ ऑफ एक्स एल के पास जा रहा था। तो जरा देखना हम एक्चुअली लिमिट में करते क्या है कि जैसे जैसे एक्स एक्स नोट के पास गया तो एफ ऑफ एक्स किसके पास गया ये चेक करते हैं। और ये दे रखा था हमें कि ये एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स ये एल के पास जा रहा है। और हमने क्या प्रूव कर दिया, एल किसके पास जा रहा है, एफ ऑफ एक्स नोट के पास जा रहा है। तो जब एक्स एक्स नोट के पास गया तब एफ ऑफ एक्स तो जा रहा था एल के पास, अब एल किसके पास जा रहा है, एफ ऑफ एक्स नोट के पास। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं जैसे जैसे एक्स एक्स नोट के पास गया तो एफ ऑफ एक्स नोट के पास गया। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट, जब एक्स एक्स नोट के पास जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स नोट के पास जा रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट। और ये जो एल थी वो भी तो यही था, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट। यहां से डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहां से हमें ये जरूर आइडिया मिल गया कि दोनों बहुत ही ज्यादा पास होंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी स्मॉल होगी। लेकिन यहां से एग्जैक्ट कह नहीं पा रहे कि ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर देखा जाए हो क्या रहा है, जैसे जैसे एक्स एक्स नोट के पास जा रहे तो एफ ऑफ एक्स एल के पास जा रहा था और अब एल एफ ऑफ एक्स नोट के पास गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू इसको अप्रोच कर रही है और ये वैल्यू खुद इसको अप्रोच कर रही है, तो ओवरऑल एफ ऑफ एक्स नोट को अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स ये जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स नोट आ रही है जो कि एल दे रखी थी, मान के चले थे एल एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये जो वैल्यू है ये प्रूव करनी थी और यही प्रूव हमने कर दिया। अब एक और रिजल्ट करते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए। ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फॉर ऑल एक्स नोट बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी द लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड the limit x tends to x naught positive f of x both exist। ये दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स ये वाली जो लिमिट है ये या तो पक्का एग्जिस्ट करेगी, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट पक्का करेंगे। अगर ये इक्वल भी हो जाती हैं तो वो एग्जिस्ट करती हो जाएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ग्राफिकली देखते हैं इसको सबसे पहले। तो
इसका प्रूफ करते हैं। क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिक दिया है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। मैंने मान लिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेट एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कुछ इस तरह से जाएगा फंक्शन। एक्स नोट पॉइंट, चलो मान लिया मैंने ये है एक्स नोट पॉइंट, तो एक्स नोट पॉइंट पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो एक्स नोट के कोरोस्पोंडिंग यहां पे वैल्यू आएगी फंक्शन। तो जैसे जैसे एक्स नोट के पास अप्रोच करेंगे, देखना जैसे जैसे एक्स नोट के पास अप्रोच करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ए से बी तक लेके चले ना फंक्शन। तो चलो मैंने मान लिया ए पॉइंट यहां से गया, तो ये ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है। तो यहां पे ऐसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ए छोटा है ना, एक्स नोट इसमें इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए लेस देन होगा एक्स नोट से, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, तो ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ओके तो जैसे जैसे हम x को x नोट के पास लेके आएंगे तो f ऑफ x किसके पास जाएगा, फंक्शन वैल्यूज उनके किसके पास जाएंगी। चलो मैंने मान लिया ये किसके पास जा रही है, इस L1 के पास जा रही है। लेकिन ये L1 एक्चुअली होगा क्या, इन सारी फंक्शनल इमेजेस का, ये जैसे जैसे x f ऑफ x नोट, सॉरी जैसे जैसे x x नोट के पास जा रहा है तो f ऑफ x L के पास जा रहा है ना, तो यानी कि इन x के कोरोस्पोंडिंग जितनी भी फंक्शनल वैल्यूज हैं उन सब का सुप्रीमम चेक कर रहे हैं हम। दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू x नोट, नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ द सेट, लेट अस से द सेट A, जहां पे A सेट क्या है, A के अंदर फंक्शनल वैल्यूज हैं इसके नेबरहुड की। दैट मीन्स ए के अंदर एफ ऑफ एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू एक्स नॉट। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट साइड से एक्स नोट के पास जाएंगे, यहाँ पे मान लिया बी था तो मैं से एक्स नोट के पास जा रहे हैं इस साइड से, तो इस साइड से जैसे जाऊंगा तो इस साइड तो ये वैल्यू ऐसे नीचे कम होती जा रही है ना, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ओवरऑल तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन मैं इस साइड से आ रहा हूँ तो ऐसे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होते होते जरूर नहीं है L1 के पास ही जाएं, ये मान लिया किसी भी L2 के पास चलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू है ये मान लिया L2 है, ये नीचे वाली L1 है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल वैल्यूज तो ओवरऑल इस इंटरवल की अगर मैं चेक करूं, इस इंटरवल के कोरोस्पोंडिंग फंक्शनल वैल्यूज ये आएंगी ये, और इन सब का इन्फिनिमम ही तो आया L2। दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट पॉजिटिव f ऑफ x इज नथिंग बट इन्फिनिमम ऑफ द सेट B, वेयर द सेट B इज वे सारे f ऑफ x जो कि इमेजेस हैं उन सारे x की जो x बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में, सच दैट x बिलोंगिंग टू x नॉट टू B। ओके तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन द सेट A सच दैट A इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर x बिलोंगिंग टू A टू x नॉट। ठीक है, अभी मैं प्रूव करना चाहता हूं कि वो जो लिमिट है वो इसके बराबर आएगी। अगर इसके बराबर आ गई तो इसका मतलब इसको एग्जिस्ट भी करना पड़ेगा, सुप्रीम तभी तो लिखूंगा जब वो एग्जिस्ट करेगा। हमारा एम क्या है, इन दोनों को एग्जिस्ट कराना। मैं एक साइड का कर देता हूं, दूसरे साइड का सिमिलरली हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट करानी है तो इसको इसके बराबर दिखाना होगा, और सबसे पहले इसको भी एग्जिस्ट कराना होगा। तो सुप्रीम किसी भी सेट का कब एग्जिस्ट करता है, जब वो सेट बाउंडेड हो जाए, और बाउंडेड तो ये सेट दिख ही रहा है, देखना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू एक्स नोट। क्या हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू हमेशा ही लेस देन इक्वल टू भी क्या, लेस देन ही एक्स नोट रहेगी। जब इस इंटरवल से x आ रहा है तो x की वैल्यू एक्स नोट से कम ही होगी, और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू f ऑफ एक्स नोट होगी। दैट मीन्स f ऑफ एक्स नोट इसका अपर बाउंड है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट f ऑफ एक्स नोट से लेस देन इक्वल टू है। दैट इंप्लाइज f ऑफ एक्स नोट
इज अपर बाउंड ऑफ ए। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है किसी भी सेट का अगर अपर बाउंड मिल गया तो हमें उसका सुप्रीम भी मिलेगा। ऐसे ही अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इंफीरियम भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से सेट अगर बाउंडेड अबो है, अपर बाउंड है किसी सेट का, दैट मीन्स सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीम ऑफ ए एग्जिस्ट। अब अगर मैं सिर्फ इतना और प्रूव कर दूं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसके सुप्रीम के इक्वल है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। चलो मैंने इसको मान लिया कैपिटल एम। सो लेट सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एम। अब अगर ये सुप्रीम है तो सुप्रीम की डेफिनेशन का यूज करता हूं मैं। सुप्रीम की डेफिनेशन क्या कहती है? इस सेट का हर एक एलिमेंट सुप्रीम से कम होगा या ज्यादा ज्यादा बराबर हो सकता है। तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आ जाएगा। और अगर एम से थोड़ा सा भी कम ले लूंगा ना तो फिर वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। सुप्रीम का मीनिंग है लिस्ट अपर बाउंड। तो इससे छोटा अगर कर देंगे एम माइनस एप्सिलॉन, अगर मैं नंबर ले लूंगा तो उससे बड़ा कोई ना कोई सेट का मेंबर मिलेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए। और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि m की वैल्यू तो m प्लस एप्सिलॉन से छोटी ही होगी ना। ये लिख दो चाहे ये लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, और ये फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कितना ही छोटा एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ले लो, वो m से तो बड़ा आ जाएगा और फिर वो f ऑफ x से तो एग्जैक्टली ग्रेटर देन ही रहेगा, इक्वल टू भी नहीं। एंड अगर मैं m माइनस एप्सिलॉन चूज करता हूं तो फिर वो अपर बाउंड नहीं होगा, यानी कि उससे बड़ा कोई ना कोई एक्स स्टार एग्जिस्ट कर जाएगा। सॉरी, उससे बड़ा कोई ना कोई एफ ऑफ एक्स स्टार एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड किसका है? इस सेट का नहीं, सेट के एलिमेंट इस टाइप के, एफ ऑफ एक्स टाइप के। ये बड़ा होगा इससे, वेयर एक्स स्टार जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए टू एक्स नॉट। ठीक है, ये वाली जो बात मैंने लिखी है ये फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए लिखा है। ठीक है, और ये किसके लिए लिखा है? वे सारे एफ ऑफ एक्स स्टार जहां पे एक्स स्टार इस इंटरवल में बिलोंग करे। तो यहां पे फॉर ऑल एक्स एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू एक्स नॉट। ठीक है, अभी देखो हमारा एम क्या था? हमारा एम था कि इन दोनों को इक्वल दिखाना। इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मैं क्या शो कर दूं? मैं शो कर देता हूं कि एफ ऑफ एक्स माइनस, इसको मैं कैपिटल एम मान के चलाऊं ना, माइनस एम इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, यानी कि एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नोट माइनस डेल्टा टू एक्स नोट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, ये लाना है। और ये आ भी चुका है एक तरह से, जरा देखना, यहां से एक्स स्टार इस इंटरवल में आ रहा है, दैट मीन्स एक्स स्टार जो है ये फॉर ऑल एप्सिलॉन बात चल रही है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब मैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा और एग्जिस्ट कराना चाहता हूं। डेल्टा एग्जिस्ट कराने के लिए जरा देखना क्या करते हैं। डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। अगर एक्स स्टार इसका मेंबर है, इस इंटरवल का मेंबर है, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि एक्स स्टार जो है वो लेस देन होगा एक्स नोट? अगर एक्स स्टार एक्स नोट से छोटा है दैट मीन्स एक्स नोट माइनस एक्स स्टार इज ग्रेटर देन 0। और इसी वैल्यू को मैं डेल्टा मान लेता हूं बिकॉज डेल्टा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो जरा देखना हमें क्या मिला फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देखो, अगर मैं एक्स नोट माइनस डेल्टा टू एक्स नोट लेके चलूं,
x बिलोंग्स टू x नोट माइनस डेल्टा टू x नोट। x नोट माइनस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x नोट माइनस डेल्टा इज इक्वल टू x स्टार। तो यहाँ से x स्टार आ जाएगा, x स्टार से x नोट के बीच का मेंबर। तो x अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है दैट मीन्स x स्टार से बड़ा है, x छोटा है x नोट से। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शनल इमेज x स्टार के ऊपर लेस देन इक्वल टू होगी फंक्शनल इमेज x के ऊपर, बिकॉज फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से ये आ गया ओके। और एफ ऑफ एक्स स्टार ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन था। तो ओवरऑल अगर इसको मैं समराइज करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, बिकॉज एक्स स्टार एग्जिस्ट कर गया था ना। अगर एक्स स्टार एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर डेल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि डेल्टा मैंने मानना है एक्स नोट माइनस एक्स स्टार, सच दैट एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है एफ ऑफ एक्स स्टार और एफ ऑफ एक्स स्टार से ग्रेटर देन इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स चाहे कोई भी हो, एफ ऑफ एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू एम था, तो यानी कि लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन था, तो ये लेस देन हो जाएगा एम प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल। ये वाली जो वैल्यू है ये तो हर एक एफ ऑफ एक्स के लिए थी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू एक्स नॉट। लेकिन ये वाली जो वैल्यू आई है ये उनके लिए आई है जब x बड़ा है x स्टार से, फॉर ऑल x ग्रेटर देन x स्टार दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू x स्टार टू x नॉट। लेकिन x स्टार की जगह पे हम लिख सकते हैं x स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? x नॉट माइनस डेल्टा, x नॉट माइनस डेल्टा टू x नॉट। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एम का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स बिलोंग टू लेफ्ट नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम विच इज सुप्रीमो ऑफ द सेट ए विच एग्जिस्ट, दैट मीन्स दिस एग्जिस्ट। एक बार इसको फिर से करते हैं, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन मोनोटोनिकली दे रखा था, तो मैंने फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मान लिया, डिक्रीजिंग भी मान सकते हैं। ग्राफिकली हमने देखा था ये अच्छे से। तो फंक्शन तो हमने एक सेट डिफाइन किया उन सारी इमेजेस का जब x a से x नोट में बिलोंग करता है। जब x a टू x नोट बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स x की वैल्यू x नोट से कम है। फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स नोट आ गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स नोट जो है अपर बाउंड है सेट का। अगर अपर बाउंड है तो सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा, वो मैंने मान लिया m। तो सुप्रीम की डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन का सेट का हर एक एलिमेंट सुप्रीम से लेस देन इक्वल टू होगा। तो इससे लेस देन इक्वल टू है तो m प्लस एप्सिलॉन से तो एग्जैक्टली लेस देन होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग कर रहा है a टू एक्स नोट। फिर हमने देखा कि अगर ये सुप्रीमम है तो इससे थोड़ा सा कम करने से ही अपर बाउंड नहीं रहेगा, यानी कि इससे बड़ा कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा। वो एफ ऑफ एक्स स्टार मान लिया हमने, तो एक्स स्टार एग्जिस्ट कर गया। फिर इसका मतलब जहाँ पे एक्स स्टार किसका मेंबर होगा? a टू एक्स नोट, इनके बीच में आएगा कोई ना कोई पॉइंट। दैट मीन्स एक्स स्टार लेस देन एक्स नोट है, तो एक्स नोट माइनस एक्स स्टार ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो हमने डेल्टा मान लिया। डेल्टा ग्रेटर देन 0 लेना होता है। इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स किसका मेंबर ले सकता हूं मैं? एक्स स्टार इसके बीच में आ रहा है ना, तो एक्स अगर मैं एक्स स्टार से एक्स नोट लेके चलूं दैट मीन्स एक्स स्टार की वैल्यू एक्स नोट माइनस डेल्टा है, यहाँ पे लेके चलूं तो एक्स इन दोनों के बीच में आएगा, तो एफ ऑफ एक्स स्टार लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स स्टार ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन था और उससे बड़ी या बराबर वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन आ गया और लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन था ही हमारे पास यहाँ से। तो ये वाली जो वैल्यू है तो हर एक एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल थी, ये पूरा इंटरवल ए से एक्स नोट का, ये वाली वैल्यू। और ये कब है? ये तब है जब एक्स स्टार और एक्स नोट के बीच में हो। एक्स स्टार यहाँ से है, इतने वालों के लिए एक कंडीशन है, इतने वालों के लिए एक कंडीशन है, तो इतने के लिए तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इतने पॉइंट किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इतने पॉइंट किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इतने वाले तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गए ना।
तो ये वाली जो बात है ये इस सब के लिए हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, ये एक्स स्टार कुछ और नहीं, ये एक्स नोट माइनस डेल्टा ही है। तो इसके लिए ये कंडीशन होगी और यही डेफिनेशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और वो इस ए सेट के सुप्रीम के इक्वल होगी। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो बी सेट के इन्फीमम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए के राइट साइड से ही अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से तो अप्रोच कर नहीं सकते। तो यानी कि ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, देखना अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इस पूरे के ऊपर जो फंक्शन वैल्यूज आएंगी उन सब का इनफीमम आएगा, ये इनफीमम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स वो भी एग्जिस्ट करेगा एंड इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एफ। सुप्रीमम क्यों होगा, क्योंकि बी के पास तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से तो अप्रोच कर नहीं सकते। तो जैसे जैसे बी के पास अप्रोच करेंगे तो फंक्शनल इमेजेस का सेट क्या आएगा, ये पूरा आएगा, फंक्शन की पूरी इमेजेस आएंगी यहाँ पे। और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हम सुप्रीमम के पास जाएंगे, तो सुप्रीमम ऑफ एफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी पॉइंट पे, जैसे मान लिया इस पॉइंट के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इस पॉइंट के किसी एक नेबरहुड में फंक्शन जरूर बाउंडेड होगा। ठीक है, ऑब्वियसली फंक्शन बाउंडेड होगा ही, बाउंडेड होने का मतलब फंक्शन की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यूज के बीच में आएगी, वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा। इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी फिर यहाँ पे। दैट मीन्स जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है वहां पे उसके नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होता है। और हमारी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा ही एग्जिस्ट कर रही है पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर। ये ए है, ये बी है, इसके किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एंड लिमिट्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं, सारी लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट मीन्स फंक्शन पूरा का पूरा बाउंडेड है इस नेबरहुड में। अगला पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट ये था, फोर्थ पॉइंट ये था, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा एफ इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड हो जाएगा। अगर फंक्शन मोनोटोनिक दे रखा है तो पक्का वो बाउंडेड हो जाएगा। उसके बाद एक सिक्स्थ रिजल्ट है, छोटा सा है ये, रियली सिंपल। भाई कोई भी दो पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स नोट, इससे बड़ा पॉइंट ले लिया एक्स वन, तो एक्स नोट पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो एक्स नोट पे राइट हैंड लिमिट से लेस देन इक्वल टू होगी, बिकॉज फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और क्योंकि एक्स नोट लेस देन एक्स वन है तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन होगा। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी राइट हैंड लिमिट से ग्रेटर देन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एक्स नोट इज लेस देन एक्स वन देन दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू x1 negative f of x which is again less than equal to limit x tending to x1 positive f of x। ठीक है, ये 6 के 6 रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर सेम कहानी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में करते तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में देखना क्या आता, ये वाला रिजल्ट सेम रहता, ये वाला रिजल्ट सेम रहता, यहाँ पे इनफ्रीमम की जगह पे क्या आ जाता, सुप्रीमम आ जाता, यहाँ पे सुप्रीमम की जगह पे इनफ्रीमम आ जाता, ये वाला रिजल्ट सेम रहता और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, ये इस तरह से इनइक्वालिटीज आ जाती। ठीक है, 2 रिजल्ट और रह गए जो हम वैसे कर तो चुके यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं। 7th रिजल्ट वो देखना क्या आएगा, लिमिट अगर एक्स नोट बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए टू बी देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा,
supremum of the set A which is f of x such that x belongs to A to x naught. And eighth result is द सेम. यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टेंडिंग टू x नॉट. पॉजिटिव का केस होगा, उस केस में लिमिट क्या आएगी, इन्फिमम आएगी. ये लिख रखा है यहाँ पे, इन्फिमम ऑफ द सेट बी वेयर बी सेट इज इतना कि इन्फिमम आया था ना, तो क्या था, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट टू बी. ठीक है. एक्चुअली ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर केस हैं 7 और 8 के. तो आज के लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं. कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ एक एग्जाम्पल और उसके कुछ एक रिजल्ट्स.